नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्त सिंह शर्मा एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल एजुकल में आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज जिस नए विषय के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूं या जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध, इंडो चाइना वार ऑफ 1962। दोस्तों, भारत और चीन के मध्य अब तक 3 बार जो है संघर्ष जो है हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है 1962 के जो है भारत चीन युद्ध है सिर्फ उसी के बारे में ही जानकारी है। लेकिन 1962 के बाद भी जो है भारत और चीन की सेनाएं जो है 2 बार जो है आपस में टकरा चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में ही जो है चर्चा करूँगा, लेकिन जो 2 अन्य बार जो है भारत और चीन की सेनाएं आपस में जो है टकराई हैं उसके बारे में बाद में मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत और चीन का जो है 1950 से पहले का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है कि भारत और चीन के बीच कोई युद्ध हुआ हो। हाँ, हालांकि हुणों ने जो है भारत पर कई बार आक्रमण किया। पहली बार सन 455 ईस्वी में जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, गंधार प्रांत पर। उस समय जो है भारत में गुप्त साम्राज्य का जो है शासन होता था। स्कंदगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के शासक थे, लेकिन उन्होंने जो है हुणों को जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद के जो गुप्त सम्राट थे या अन्य जो शासक थे वो हुणों के आक्रमण को जो है रोकने में असफल हो गए, जिसके बाद जो है धीरे धीरे जो है हुणों ने भारत की ज़मीन में जो है अपना पाँव पसारना जो है शुरू कर दिया। तो अंततः जो है हुण जो है भारत के होकर ही रह गए। तो वर्तमान में जो है गुर्जर जाति है, इसको ही जो है हुणों का वंशज माना जाता है। हुणों के आक्रमण के अलावा भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष की कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं। दोस्तों, भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में वो गणतंत्र बना, जबकि चीन में जो है साम्यवादी क्रांति की बदौलत सन 1949 में जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है स्थापना की गई। माओ के नेतृत्व में जो है ये साम्यवादी क्रांति चीन में आई थी। 1 अक्टूबर सन 1949 को जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना माओ ने की थी। दोस्तों, 1950 के बाद जो है भारत और चीन के संबंधों में जो है एक नया अध्याय जो है वो शुरू हुआ। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जबकि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है स्थापना हुई। दोस्तों, चीन को एक नए राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। भारत और चीन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सन 1954 में एक संधि की गई, जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि भारत और चीन जो है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए जो है वो काम करेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर जो है भारत और चीन की जो है दोस्ती को जो है एक नया आधार जो है प्रदान करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो संधि थी ये कहीं ना कहीं एक तरफा जो है संधि मानी जाती थी, यानी भारत ने तो स्वीकार कर ली संधि को, लेकिन चीन जो है बाहरी तौर पर दिखावे के लिए जो है संधि को माना। भारत चाहता था कि चीन और भारत मिलकर के एशिया के एक नए केंद्र के रूप में या एक नई शक्ति के रूप में मिलकर काम करेंगे, लेकिन चीन की मंशा इसके पीछे कुछ और ही थी। वो एक विस्तारवादी सोच को लेकर जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में लगा हुआ था। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच हुए इस समझौते को तो मानता था, लेकिन 1949 में स्थापित पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार इस रेखा को भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा नहीं मानता था। भले ही बाहरी तौर पर चीन इसका समर्थन करता था, लेकिन मन ही मन वो इसको नहीं मानता था। बाद में तो ये खुलकर जो है इसके विरोध में आ गया कि जो मैकमोहन रेखा है वो उस समय की जो है चीनी सरकार और तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के मध्य हुआ समझौता था, ना कि वर्तमान की भारत सरकार और चीनी सरकार के मध्य हुआ समझौता है। तो इस तरीके से वो अब तत्कालीन ब्रिटिश और
चीनी सरकार के मध्य हुए समझौते का विरोध खुलकर वो करने लगा। सन 1950 में उसने जो है तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र यानी चीन में मिला दिया। हालांकि भारत ने उसके तिब्बत के ऊपर आधिपत्य को जो है मान लिया, लेकिन चीन यहीं पर रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे भारत और चीन के संबंधों में उतार चढ़ाव जो है आने शुरू हो गए थे। 1954 में भले ही हमने पंचशील समझौता चाइना के साथ साइन किया था, लेकिन चीन उसको मन ही मन नहीं मानता था, बाहरी तौर पर उसका समर्थन करता था। भारत खुले तौर पर जो है इस समझौते का समर्थन करता था। और इसके बाद भारत और चीन के लोगों के मध्य एक नारा गूंजने लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत हिंदी चीनी भाई भाई के इस नारे के साथ साथ जो है इसी बात में विश्वास करने लगा कि जो है अब चीन शायद भारत के साथ अच्छे संबंध सुदृढ़ करे, लेकिन चीन की मन ही मन मंशा कुछ और ही थी। भारत के साथ उसके सीमा विवाद तो आम बात थी, लेकिन साथ में एक और कारण जो है वो भारत और चीन के मध्य युद्ध के लिए शुरू हो गया। वो था सन 1959 में दलाई लामा का भारत में शरण लेना, जिसकी वजह से जो है चीन और भारत के प्रति क्षुब्ध हो गया। वो दलाई लामा को अपना शत्रु मानता था। वो नहीं चाहता था कि भारत दलाई लामा या उसके समर्थित लोगों को अपने देश में शरण दे। तो इस तरीके से भारत और चीन के मध्य संबंध और कटु होते चले गए। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित नेहरू को चीन से सजग रहने के लिए कहा था कि चीन भले ही दोस्ती की बात करता है, लेकिन इससे जो है सतर्क रहने की जो है बहुत आवश्यकता है भारत को। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी सैन्य क्षमता उतनी नहीं थी, और इसके अलावा हमारे राजनीतिज्ञों ने भी ये सोचकर हमारी सैन्य क्षमता को नहीं बढ़ाया कि हमें सेना की आवश्यकता क्यों है। हमारी जो है देश की व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस ही काफ़ी है, जिसकी वजह से सेना का ना आधुनिकीकरण किया जा सका, ना ही सेना को और मजबूत किया जा सका। तो चीन ने भी इसी का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दूसरा, रही सही कसर हिंदी चीनी भाई भाई नारे ने पूरी कर दी। भारत इसी नशे में जो है झूमता रहा हिंदी चीनी भाई भाई के, लेकिन चीन इसका मतलब कुछ और ही निकालने में लगा हुआ था। हालांकि भारतीय सेना के सेना प्रमुखों और सेना ने राजनीतिज्ञों को या देश के नेताओं को या नीति निर्माताओं को चीन के खतरे को भांपते हुए पहले ही सजग कर दिया था कि हमें सेना को और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां चीन कर रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है उसकी तरफ से हमले की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ या हमारे जो नीति निर्माता थे वो इस बात को जो है वो दरकिनार करते रहे। वो ये कहते रहे कि हमारे पास जितनी भी जो सेना है वही जो है काफ़ी है। तो जिसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है चीन की तरफ से हुई। आमतौर पर युद्धों के जो है 2-3 कारण ही हो सकते हैं कि किस वजह से जो है कोई राज्य युद्ध करता है। पहला कारण होता है कि अपनी आंतरिक अव्यवस्था या अशांति के कारण जनता के जो है ध्यान भटकाने के लिए है वो देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है। दूसरा, अगर उस देश को लगे कि उसको कहीं किसी दूसरे देश से जो है आक्रमण का खतरा है तो इस सिचुएशन में भी वो युद्ध करने की स्थिति में आ जाता है। तीसरा, अपनी जो है सैन्य ताकत या अपनी सैन्य क्षमता या अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए भी जो है वो राष्ट्र जो है वो युद्ध की ओर अग्रसर होता है या युद्ध करने के लिए प्रेरित होता है। तो चीन के साथ भारत के संघर्ष का भी लगभग कुछ ऐसा ही जो है कारण था। एक तो चीन की विस्तारवादी नीति, दूसरा सन 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन जो माओ के द्वारा जो है शुरू किया गया था, उसकी असफलता, जिसकी वजह से जो है चीन में लगभग 1958 से 62 के बीच एक चीनी इतिहासकार के अनुसार लगभग चीन में 5 से 6 करोड़ लोगों की जो है मौत हो गई थी, जिसका मुख्य कारण था भूखमरी। क्योंकि वहाँ पर जो है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन के तहत सारे संसाधनों को औद्योगिकीकरण करने के लिए या उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए जो है वहाँ पर लगा दिया गया, जबकि कृषि के सुधार के लिए या कृषि के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है कृषि के विकास में काफ़ी डाउनफॉल चीन में आ गया और जिसकी वजह से जो है अनाज का उत्पादन कम हो गया और देश में अनाज की या खाद्यान्न की जो है बहुत
समस्या आ गई, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत भुखमरी की वजह से हो गई। तो इस असफलता को छुपाने के लिए भी जो है माओ ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की नीति को प्राथमिकता दी। दोस्तों, LAC पर सन 1957 तक चीन जिस स्थिति में था और सन 1961 तक चीन की सेना लगभग भारत के 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुकी थी। इधर भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के नशे में चूर था, उधर चीन जो है युद्ध और आक्रमण की तैयारी में लगा हुआ था। और अंततः वो समय भी आ गया जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की जो है सोच ली। अपनी असफलता को छुपाने के लिए माओ ने भारत के ऊपर आक्रमण के बारे में सोच लिया। दोस्तों, भारत के ऊपर हमला करने से पहले उसने अपने तिब्बत के फील्ड कमांडर से संपर्क किया। उनसे पूछा कि क्या अगर हम भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं या भारत से युद्ध करते हैं तो हमारी जीतने की संभावना कितनी है, क्या हम जीत पाएंगे इस युद्ध को। तो तिब्बत के जो फील्ड कमांडर थे उन्होंने भारत की स्थिति को जानने के बाद माओ को अवगत करवाया कि निसंदेह अगर हम इस युद्ध को शुरू करते हैं तो हम जीतने की स्थिति में हैं, यानी जीत हमारी ही होगी। क्योंकि उसने भारत की जो है सैन्य कमजोरियों या भारत की सैन्य तैयारियों जो बहुत ही नाकाफ़ी थी उनका आकलन किया। तो जिसकी वजह से तिब्बत के फील्ड कमांडर ने माओ को चीन की जीत के प्रति आश्वस्त किया। तो अंततः 20 अक्टूबर सन 1962 को चीन ने भारत के साथ सभी प्रकार के समझौतों को जो है तोड़ दिया। उसमें चाहे पंचशील था या किसी भी प्रकार का जो समझौते थे उनको तोड़ दिया और भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय जो है लोकेशन यानी जो स्थिति थी अक्साई चीन यानी लद्दाख पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा जिसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और असम के जो है इलाकों में जो है चीन ने आक्रमण किया था। यानी भारत और चीन की सेना इन क्षेत्रों में जो है आमने सामने हुई 1962 के युद्ध में। उस समय चीन के पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के जो चीफ थे वो लू रुइगिंग थे और जो फील्ड कमांडर थे वो झांग गुआ हुआ थे, तथा भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल प्राणनाथ थापर यानी PN थापर जो है वो भारत के आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। दोस्तों, चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 1962 में, तो चीन की सेना इस गति से आई जैसे कि चींटियों के दल ने आक्रमण किया हो। दोस्तों, चीन की सेना का ऐसा आक्रमण था कि उसने लगभग 10-15 दिन के भीतर जो है आसाम के जो है मैदानी इलाके थे उसमें लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दोस्तों, इस युद्ध में लगभग चीन की तरफ से 80,000 सैनिकों ने भाग लिया और भारत की तरफ से लगभग 12,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे। साथ में चीन के 722 सैनिक मारे गए जबकि भारत के 1,383 सैनिक जो है इस युद्ध में मारे गए। चीन के लगभग 1100 सैनिक लापता हुए जबकि भारत के 1,696 सैनिक जो है लापता हुए। इसके अलावा चीन के लगभग 1,500 यानी 1,500 सैनिक घायल हुए जबकि भारत के 1,047 सैनिक जो है वो घायल हुए। चीन के पकड़े गए सैनिकों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के लगभग 3,968 सैनिकों को चीन की सेना ने बंदी बनाया था। तो इस युद्ध का परिणाम हुआ दोस्तों भारत की हार। अंततः युद्ध का परिणाम चीन के पक्ष में रहा। दोस्तों, चीन ने एक तरफा जो है युद्ध विराम की घोषणा की 20 नवंबर सन 1962 को और इस तरीके से जो है वो युद्ध यहाँ पर समाप्त होता है भारत की हार के साथ। और चीन की सेना फिर उसी स्थिति में चली गई जिस स्थिति में वो अक्टूबर सन 1962 को थी, यानी LAC के पास चली गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस तरीके से जो है भारत की इस युद्ध में हार हुई। दोस्तों, ये हार भारत की सैन्य हार ना होकर के बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक हार थी। क्योंकि हमारे जो राजनीतिज्ञ थे या हमारे जो कूटनीतिज्ञ थे वो
चीन के मंशा को समझ नहीं पाए, चीन के धोखे को समझ नहीं पाए। चीन एक तरफ से भारत के साथ दोस्ती की बात करता रहा, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ उसकी मंशा कुछ और ही थी। भारत के ऊपर आक्रमण करने की उसकी मंशा थी, भारत को सबक सिखाने की उसकी मंशा थी। और चीन की इस कुटिल चाल को भारत के राजनीतिज्ञ और नीति निर्माता जो है समझ नहीं पाए। हालांकि उस दौरान चीन और रूस के संबंध बिगड़े हुए थे, जिसकी वजह से रूस ने भारत को समर्थन दिया और उसने अपने एडवांस एयरक्राफ्ट मिग लड़ाकू विमान जो है वो भारत को बेचे थे। हालांकि दोस्तों इस युद्ध में ना तो वायुसेना और ना ही जल सेना का प्रयोग हुआ, ना ही चीन की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से। उस समय भारत की वायुसेना बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, यानी चीन के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली भारत की वायुसेना थी। लेकिन भारत की गलती यहाँ भी हुई कि उसने इस युद्ध में वायुसेना का प्रयोग नहीं किया, जबकि उसकी वायुसेना की स्थिति उस समय बहुत ही शक्तिशाली थी। अगर भारत ने उस समय वायुसेना का प्रयोग किया होता तो शायद 1962 के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि भारत रूस की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ देना सही नहीं समझा। अंततः जो परिणाम हुआ वो भारत की हार हुई और इस युद्ध ने भारत को बहुत ही गहरा झटका दिया। भारत जिस चीन को अपना दोस्त अपना मित्र कहता रहा, वही दोस्त जो है उसके पीठ में छुरा घोंप गया और भारत को एक ऐसा सबक सिखा गया कि कभी भी चीन के ऊपर इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए या किसी भी देश के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए जैसा कि भारत ने 1962 तक जो है किया था। और अंततः उसका परिणाम भारत की बुरी हार हुई चीन के हाथों में। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगले वीडियो में मैं उन दो संघर्षों के बारे में चर्चा करूंगा जो भारत और चीन के मध्य हुए थे। तब तक के लिए नमस्कार।